आज जो मैं सैंपल पेपर करवाने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एयरफोर्स, नेवी, क्लर्क, बैंकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी का पेपर आने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका इंग्लिश का जो डर है वो खत्म हो जाए। इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछली बार पेपर्स में पूछे गए हैं वो हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक दिखना और जल्दी से करते इस वीडियो को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इस गिवन वर्ड का सिनोनिम बताओ। सिनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची, सिमिलर, ऐसे सिनोनिम, ऐसे सिमिलर, तो जो इसके जैसा हो वो वर्ड बताओ। प्रोवोक का, अब प्रोवोक कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो अनफेमिलियर हो, आपने बहुत बार सुना है प्रोवोक। प्रोवोक मतलब होता है भड़काना, जैसे हमारे पड़ोसी भड़काते हैं। और एक और वर्ड प्रोवोक के लिए यूज होता है क्या, इंस्टिगेट। और एक और वर्ड यूज होता है इनसाइट। तो यस, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, इनसाइट। तो ये सब सिमिलर है, प्रोवोक, इनसाइट, इंस्टिगेट, इसका मतलब होता है भड़काना। अब देख लेते हैं। और अल्टर मतलब होता है उल्टा कर देना, आपने सुना होगा अल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। अपैरल, अपैरल मतलब होता है वो कपड़े जो हम बेचने के लिए रखते हैं दुकानों में। और बार्टर, बार्टर सिस्टम आपने पहले सुना होगा। देखिए आजकल मुझे कोई चीज लेनी है तो मैं पैसे देके लूंगा, बट पहले तो पैसे थे नहीं, पहले तो रुपए नोट थे नहीं 500 के जो बंद हो गए। तो पहले क्या करते थे, अगर मुझे कोई चीज लेनी है तो उसके बदले मैं कुछ अपनी चीज दे दूंगा। जैसे मुझे 2 जोड़ी कपड़े लेने हैं तो मैं उसके बदले 1 केजी राशन दे दूंगा, किसी को अनाज दे दूंगा। तो इसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम। अच्छा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है इन दोनों में करेक्ट चीजें कौन सी है। अच्छा देखो, इस दोनों में बुक्स आ रखा है, दोनों में अंडरलाइन है। अब आपको बताना है इसमें बुक क्या है और इसमें बुक क्या है। आपको पार्ट ऑफ स्पीच बतानी। अच्छा पहले ये देखो, ये पढ़ो, बहुत इजी है। देखो इंग्लिश कितनी इजी होती है वो मैं आपको बता रहा हूं। आई ऑलवेज बुक माई सीट्स इन एडवांस। और सेकंड है देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। अब पहले वाले में बताओ बुक क्या है। आई ऑलवेज बुक माई सीट्स इन एडवांस। इस पे हम सीट्स बुक करने की बात कर रहे हैं। जैसे कि एक सिनेरियो लेते हैं, एक लड़का है, वो टिकट काउंटर में गया तो उसने टिकट बाउट की, टिकट बाई की। अब वो क्या कर रहा है, बुक। इस बुक का मतलब है वो टिकट बुक करने का काम कर रहा है। ये वर्ब है, क्रिया है, एक्शन हो रहा है, कोई वर्क हो रहा है। और जो सेकंड है, क्या ये कोई एक्शन है? नहीं, ये क्या है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। ये बुक कौन सी बुक है? पढ़ने वाली बुक है, जो हम पढ़ते हो, जिससे तुम्हें डर लगता है इतना, कभी बुक खोल भी लिया करो, ठीक है। तो ये जो बुक है ये क्या होता है, नाउन। सिंपल है, नाउन इज अ नेम, प्लेस और थिंक। और थिंक में तो बुक भी आती है। तो पहला है वर्ब और सेकंड है नाउन। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इतने सिंपल होते हैं इंग्लिश में। अब बताओ क्या इंग्लिश टफ है? अरे बिल्कुल भी नहीं है। चलो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स है। आई डैश रीच कॉलेज बिफोर द प्रिंसिपल केम। मतलब क्या है इसका, पहले हिंदी में बताओ। मतलब मैं कॉलेज पहुंच गया था प्रिंसिपल के आने से पहले। अब ये बहुत ही इजी, अगर आपको रूल पता है तो। रूल क्या कहता है, जब भी हम 2 एक्शंस के बारे में बात करें जो पास्ट में हो रखे हैं, पास्ट में किसी भी 2 एक्शंस के बारे में बात करें, तो उसमें जो पहला एक्शन होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होता है, और जो सेकंड एक्शन होता है वो हमेशा सिंपल पास्ट में होता है। याद रखना, हमेशा सिंपल पास्ट में। अब बताओ इन दोनों एक्शन में से फर्स्ट एक्शन कौन सा है? पहले मैं कॉलेज पहुंचा या पहले प्रिंसिपल आया? आई रीच्ड कॉलेज बिफोर द प्रिंसिपल केम, मतलब पहले मैं पहुंचा, पहले पहुंचने वाला एक्शन हो रहा है। और सेकंड एक्शन कौन सा है? प्रिंसिपल केम। अब जो पहला एक्शन रहेगा वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में रहेगा। इसका मतलब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सिंपल पास्ट मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आप देख रहे हैं ये सेकंड है, तो ये कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और ये वाली फॉर्म क्या होनी चाहिए थी? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है रीच्ड, तो आगे क्या लगेगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इतना सिंपल है। क्या बोला, फिर से बता रहा हूं, रूल क्या है, जब भी हम पास्ट के किसी 2 एक्शंस के बारे में बात करें, जो पहला एक्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, इसका मतलब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो सेकंड एक्शन होता है वो हमेशा सिंपल पास्ट में होता है, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। इतना सिंपल है। तो इसमें इन दोनों में से पहला एक्शन क्या हुआ? पहले मैं पहुंचा तब जाके प्रिंसिपल आया। तो पहले मैं पहुंचा तो वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रिंसिपल बाद में आया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। इतना सिंपल है, रूल्स पता होने चाहिए बस। अच्छा इस पे देखो, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द अमंग ऑप्शन। अच्छा इसका मतलब बताना है, ये इडियम एंड फ्रेज, ये आपको दिया नहीं है लेकिन ये इडियम एंड फ्रेज है, इसका मतलब बताना है। अब मेड इन स्पीच मींस, मेड इन स्पीच किसको कहते हैं? बहुत ही सिंपल है, स्पीच फॉर द फर्स्ट टाइम,
जब भी हम कोई भी स्पीच फर्स्ट टाइम देते हैं उसे मेड इन स्पीच बोलते हैं। अच्छा, आपने ये वर्ड क्रिकेट में सुना होगा, मेड इन ओवर। मेड इन ओवर तब बोलते हैं जब आपकी 6 बॉलों में एक भी रन ना पड़े, आप इतनी खतरनाक बॉलिंग करो कि कोई एक रन भी ना बना पाए, तो उसे मेड इन ओवर बोलते हैं क्रिकेट में। और इंग्लिश में जो इडियम एंड फ्रेज होता है, इडियम मतलब होता है मुहावरे, तो इस मुहावरे का मतलब होता है अ मेड इन स्पीच मींस स्पीच फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसको देखो, इसमें आपको करेक्ट आर्टिकल सेलेक्ट करना है। आर्टिकल मैंने बोला है हमेशा सिर्फ आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। और एक और अब आर्टिकल जुड़ गया है, जीरो आर्टिकल, मतलब जहां पे आर्टिकल नहीं आएगा वहां पे जीरो आर्टिकल बोलेंगे, बट खैर वो तो उसे हटाओ। आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन, द। अब आपको यहाँ पे सही आर्टिकल पुट करना है, बताओ यहाँ पे क्या आएगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, क्या एन तो आ नहीं सकता, बिकॉज एन तो वोवल्स के साथ आता है, यहाँ पे वोवल्स तो है नहीं कहीं, ठीक है। अच्छा, अब ए भी नहीं आ सकता, वाई? कोई मुझे बताएगा ए क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज अगर मैं बोलूंगा अ वीक डैश अ स्ट्रॉन्ग अ नोबल अ विकेट, विकेट मतलब होता है जो बुरा होता है, कनिंग, और नोबल मतलब जो अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक तो आपको पता ही है। अच्छा, अगर मैं बोलूंगा ए लगाऊंगा सब पे, तो ए मतलब होगा एक वीक, एक स्ट्रॉन्ग, एक ये, लेकिन क्या हम एक के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे बताओ। अच्छा, इसका पहले हिंदी में मीनिंग बताओ क्या है। वीक, स्ट्रॉन्ग, नोबल, विकेट, ऑल विल मीट द सेम फेट। सबके सबका जो हश्र होता है, अंत होता है, वो एक ही होता है, सबके सब का फेट जो होता है सेम होता है। तो हम किसके बारे में बात करें? वीक मतलब तो होता है कमजोर, स्ट्रॉन्ग मतलब भी बहादुर, तो क्या हम किसके बारे में बात करें? लोगों के बारे में। जी बिल्कुल, तो इसका आगे क्या आएगा? द आर्टिकल। सब क्या आगे? द आर्टिकल। अब क्यों आएगा? बहुत ही सिंपल है, बताओ, क्या किसी को पता है? कमेंट बॉक्स में बताओ जिसको पता है क्या। अच्छा, वीक, देखो स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है? जो पावरफुल हो, शक्तिशाली हो। स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव है, पर अगर मैं इसके आगे द स्ट्रॉन्ग लगा दूं तो अब ये एडजेक्टिव नहीं है, अभी नाउन बन जाता है। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। इसका मतलब है ग्रुप ऑफ पीपुल हु आर स्ट्रॉन्ग। मैंने आपको बताया था, जब भी हम किसी एडजेक्टिव के आगे, जब भी जैसे मान लो कोई एडजेक्टिव है पुअर, इसका मतलब है गरीब, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब गरीब। बट अगर मैं द पुअर लिख दूं, अब इस द पुअर का मतलब गरीब नहीं है, अब ये एक नाउन बन चुका है, कॉमन नाउन। इसका मतलब ग्रुप ऑफ पीपुल हु आर पुअर, अब ये उस पूरी कम्युनिटी को दिखाता है जो लोग गरीब हैं। इसका मतलब द वीक मतलब वो लोग जो वीक हैं, द स्ट्रॉन्ग मतलब वो लोग, कम्युनिटी पूरी जो स्ट्रॉन्ग है, द नोबल मतलब वो जो अच्छे हैं, विकेट मतलब वो जो बुरे हैं, सबके सब सेम फेट में मिलते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या था? ए द आर्टिकल तब लगता है जब हम कम्युनिटी को शो करते हैं। बस इतना सिंपल था। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बस इतना सिंपल है। अच्छा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब आपको पता है लव योर नेबर्स, इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस क्या होगी? तो मैंने बोला है हमेशा एक्टिव पैसिव में तो इतना सिंपल है कॉन्सेप्ट, क्या मैंने हमेशा बोलता हूं, आपको सिर्फ ध्यान रखना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में, इससे सिर्फ मतलब होता है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनता है। अब इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट ढूंढो। ऑब्जेक्ट क्या है? नेबर है या यूर नेबर? बहुत बढ़िया, योर नेबर। याद रखना, बहुत सारे लोग सिर्फ नेबर को बोलेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पूरा है, योर नेबर पूरा ऑब्जेक्ट है। यही हमारा पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा। इसका मतलब वो ऑप्शन जो योर नेबर से स्टार्ट हो रहा है वो सही है। इसका मतलब इन चारों में से ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, बिकॉज ये योर नेबर से स्टार्ट नहीं हो रहा। अब ये थर्ड ऑप्शन देखो, यू आर रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड कहां से आ गया? हम विनती कर रहे हैं क्या? भाई हम विनती नहीं करते, रावण का सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, हम किसी से विनती नहीं करते। देखिए रिक्वेस्टेड तब आता जब यहां पे प्लीज लगा होता, प्लीज लव योर नेबर्स, प्लीज मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, तब जाके यहाँ पे रिक्वेस्टेड आता। यहाँ पे प्लीज तो लगा नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। अच्छा, अब ए ऑप्शन देखते हैं, योर नेबर्स आर लव्ड बाय यू। अब एक बात बताओ, बाय यू, ये यू हमने अपनी मर्जी से कैसे डाल दिया? क्या आपको यहाँ पे कहीं भी यू दिख रहा है? यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे यू होता, यू लव योर नेबर्स, तब जाके हम यहाँ पे यू लगाते, बट यहाँ पे तो यू है नहीं, तो हमने अपनी मर्जी से कैसे लगा दिया, इसीलिए ये भी गलत है। बचा क्या? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इतना सिंपल था। फिर से बोल रहा हूं, क्या इसमें योर नेबर से स्टार्ट नहीं हुआ इसलिए गलत हो गया। ये रिक्वेस्टेड, भाई यहाँ पे प्लीज कहीं लगा नहीं है तो रिक्वेस्टेड था नहीं इसलिए गलत हो गया। इसमें देखो यू अपनी मर्जी से लगा दिया, यू था वहां पे नहीं था इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन बी बचा, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बस। अच्छा, अब बढ़ते हैं इंप्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जो ब्रैकेट में लिखा है वंडर अबाउट, इसको चेंज करना है। अभी इस पे नो इंप्रूवमेंट भी कर सकते हो तुम,
अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। आई वंडर अबाउट द स्टार्स अप इन द स्काई। अब आपको अगर इसका हिंदी सेंस बनाओ तो इसका मतलब यही है कि मैं तारों के बारे में सोच रहा हूं जो आसमान में रहते हैं, है ना। सबके सब सोचते हैं और तारे तो रात को ही दिखते हैं, कभी कभी सुबह भी दिखते हैं अगर पापा का मूड खराब हो तो इसका मतलब क्या है? क्या ये सही है? नहीं, गलत है। वंडर, जो वंडर है, वंडर का मतलब होता है घूमना, जो कि आप करते हो लफंडरबाजी। वंडर मतलब होता है घूमना। वंडर अबाउट मतलब होता है थिंकिंग, सोचना। तो ये हमारा राइट आंसर, थिंकिंग, बी इज द राइट आंसर। अच्छा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड चूज करना है, करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है वैक्यूम की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज याद रखो, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे तुम। वैक्यूम की जो राइट स्पेलिंग होती है VACWM होती है। डबल आता है इसमें, डबल, ऐसे याद रखो, वैक्यूम तो डबल यू आता है, याद रखना आज से, डबल सी नहीं, डबल यू। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन। अब इसमें करेक्ट प्रोनाउन बताना है हमको क्या है। शी इज वन ऑफ द पीपल डैश आई थिंक माइट बी गुड एट द जॉब। अब मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक क्या कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रहेगा और ऐसे क्वेश्चंस आपके कभी भी गलती नहीं होगी ऐसे क्वेश्चंस पे। अच्छा मुझे बताओ, देखो एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये आपको पता है। सब्जेक्टिव केस मतलब अगर मैं ही बोलूं तो ही सब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। अगर मैं बोलूं शी, सब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव हर। अगर मैं बोलूं हु, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हुम। आई बोलूंगा तो इसका ऑब्जेक्टिव मी। वैसे दे का देम, तो ये होते हैं सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के, ये होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। वैसे हु सब्जेक्टिव, हुम ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे जो केस आएगा वो हमको बताना है। याद रखना है यहाँ पे जो अगर हु या हुम आता है वो हमेशा इसके आगे वाले सेंटेंस के लिए आता है, पीछे वाले के लिए नहीं आता। ये जो फिल इन द ब्लैंक है ये आगे वाले के लिए आता है। अब हमको ये देखना है ये सब्जेक्टिव केस के बारे में बात कर रहा है या ऑब्जेक्टिव केस के। अब देखो, आई थिंक माइट बी गुड एट द जॉब। अब आप इसको ऐसे याद रखो, आई थिंक ही माइट बी गुड एट द जॉब या हिम माइट बी गुड एट द जॉब। क्या होगा? आई थिंक ही माइट बी गुड एट द जॉब या हिम माइट बी गुड एट द जॉब। क्या आ रहा है? ही माइट बी गुड एट द जॉब। ही क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। इसका मतलब हम इस पूरे पैराग्राफ में सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, और सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं तो हु सब्जेक्टिव होता है या हुम? हु। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ जल्दी से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये होती है टेक्निक। कैसे करना है? सेम बोल दिया। इस फ्रेज में हमको देखना है ही या हिम, कौन सा सही बैठ रहा है। ही माइट बी गुड एट द जॉब, इसका मतलब हम सब्जेक्टिव की बात करें, इसका मतलब सब्जेक्टिव केस में क्या आता है? हु की बात करें, बस इतना करना है। अच्छा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 विच पार्ट, अच्छा किस पार्ट में एरर है ये बताना है आपको। अब बताओ, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम व्हाई ही इज सो नेग्लिजेंट इन हिज स्टडीज। मैंने उससे पूछा तुम पढ़ाई को लेकर इतना लापरवाह क्यों हो। नेग्लिजेंट मतलब होता है लापरवाह। अब इसमें गलती का है, बहुत सिंपल सी मिस्टेक है। क्या? पैरेललिज्म लगता है इसमें। देखिए इंक्वायर्ड सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर पास्ट के बारे में बात करें तो फिर ये प्रेजेंट का कैसे हो गया? इस तो प्रेजेंट का होता है। तो अगर हम पास्ट के बारे में बात करें, पहला वर्ड जो पास्ट में है, तो ये कैसे हो गया प्रेजेंट में? इसको भी पास्ट में करेंगे तो वाई ही वाज होगा, बस सिंपल है, इतना होता है। इसको बोलते हैं पैरेललिज्म का रूल। इसका मतलब अगर पहला पास्ट में तो सेकंड वाले भी तो पास्ट में होगा, ये प्रेजेंट में कैसे हो गया? तो एरर किस पार्ट में? बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिसमें एरर था वो बताना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 11 आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है क्या? मुहावरे। जैसे हिंदी में होता है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वैसे इंग्लिश में मुहावरे होते हैं। टू टेक अ लीफ आउट ऑफ समबडीज बुक, किसी के बुक से लीफ चुरा देना, पत्ते को चुरा देना, इसका मतलब क्या होता है? टू टेक हिम एज अ मॉडल, टू स्टील समथिंग वैल्यूएबल, टू फॉलो डिक्टेट्स ऑफ समवन, टू कंफर्म टू अदर्स स्टैंडर्ड। इसका आंसर है टू फॉलो द डिक्टेट्स ऑफ समवन। इसका मतलब किसी से कुछ चीज सीख लेना। टू टेक अ लीफ आउट ऑफ समबडीज मतलब समबडीज बुक मतलब किसी से कुछ चीज सीख लेना। जैसे अगर मैं बोलूं आई टेक अ लीफ आउट ऑफ माई फ्रेंड्स बुक एंड नो हाउ टू कुक, इसका मतलब मैंने अपने दोस्त की बुक से एक पत्ते चुराया, इसका मतलब उसकी स्किल सीखी और मैंने सीख लिया कैसे खाना बनाते हैं। इसका मतलब मेरे दोस्त ने मुझे बताया कैसे खाना बनाते हैं। तो इसका मतलब होता है किसी से कोई स्किल सीखना, ठीक है। अच्छा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 12th क्वेश्चन क्या है? रीअरेंज द सेंटेंस। अब देखो ये क्वेश्चन तो हमेशा पेपर में आता है, PQRS आपको रीअरेंज करने होते हैं। PQRS दिए चाहे ABCD दे, अब इसमें पहला जो फ्रेज है वो दिया है, द कलेक्टर सेड दैट द, इसके बाद आपको ABCD दिए उसे रीअरेंज करना है। अब इसमें सबसे पहले बच्चे आप लोग क्या करोगे? अपना दिमाग लगाओगे, ऐसे रीअरेंज करोगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। नहीं, इसकी भी ट्रिक है।
इसकी भी मेथड है भाई, ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना है, पहला फ्रेज तो दिया है, अब आपको सेकंड फ्रेज देखना है, इसके बाद क्या कहां से स्टार्ट होगा, ABCD में से कहां से स्टार्ट होगा। अच्छा पहले मैं ए को पकड़ता हूं, सप्लाई ऑफ वाटर ऑफ फॉर इरिगेशन, डैम शुड बी रिसीव वाटर अप टू अ पर्टिकुलर लेवल, नहीं ये बन नहीं रहा। बी देखता हूं, द कलेक्टर सेड दैट द डैम्स should be received water up to a particular level to ensure interruption supply of water for irrigation। ठीक है, ये बन रहा है, इसका मतलब बी से स्टार्ट हो रहा है। अब बी से स्टार्ट हो रहा है तो हमको देखना है ऑप्शन में बी से कहां से स्टार्ट हो रहा है। ये तो ए से स्टार्ट हो रहा है, नहीं ये सी से, नहीं ये डी से, नहीं बी से ये स्टार्ट हो रहा है, हाँ ये बी से स्टार्ट हो रहा है। अब इसके बाद कंफर्म करने के लिए आगे है CDA, इसको भी देख लेते हैं। बी से द कलेक्टर सेड दैट द डैम्स शुड रिसीव वाटर अप टू अ पर्टिकुलर लेवल टू इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। हाँ बिल्कुल सही है, तो ऐसे करना है। क्या बोला, क्या होता है मेथड, क्या सबसे पहले इसके बाद जो फर्स्ट जो ऑप्शन है कहां से ये चीज स्टार्ट हो रही है वो देखना है। एक बार वो पता चल गया बी से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद सीधा ऑप्शन में जाओ, उसके बाद आगे दिमाग नहीं लगाना, सीधा ऑप्शन में बी से। अब ये बी से स्टार्ट अगर वाला ऑप्शन हो रहा है तो उसके बाद CDA, इसको चेक कर लो, बस आंसर मिल जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है जो आपका टाइम बचाएगा और कम से कम टाइम में आप ऐसा क्वेश्चन कर लोगे। बाय द वे यहाँ पे रिसीव होगा तो ज्यादा बेटर होगा। अच्छा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। अब इस सेंटेंस में एरर कहां पे है, ये भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं एरर से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखते हैं इसको। When the football team walked onto the field, the crowds burst into applause, but some cheers were heard too। अब मुझे देखते ही समझ में आ गया कितना इजी है। तब लोग बोलते हैं इंग्लिश तो बहुत ही टफ होती है, भाई कहाँ है। अच्छा पहले मुझे इसका हिंदी में बताओ, हिंदी में मीनिंग क्या है इसका। When the football team, अच्छा जब फुटबॉल टीम ग्राउंड में आई तो द क्राउड ब्रस्ट इनटू अपलॉस। अपलॉस मतलब होता है ताली बजाना, अपलॉस मतलब किसी के लिए ताली बजाना, किसी की प्रशंसा करना, ठीक है अपलॉस। बट सम चीयर्स वर हर्ड टू। अच्छा चीयर्स मतलब भी अपलॉस ही होता है, ये दोनों सिमिलर वर्ड है, चीयर और अपलॉस दोनों सेम होता है। आपने चीयर गर्ल देखी है जो डांस करती है, टीम को उत्साहित करती है, तो इन दोनों का मीनिंग सेम है। ये दोनों बैठ नहीं रहा, क्यों, इसका मतलब ये जब फुटबॉल टीम ग्राउंड में आई तो क्राउड ने क्या किया, उनके तालियां बजाई, उनका प्रोत्साहन बढ़ाया, बट हमें कुछ चीयर्स भी सुनाई दी गई, नहीं गलत है। अपलॉस मतलब तो होता है किसी की प्रशंसा करना, प्रेज करना किसी को, और इसका अपलॉस का जो अपोजिट होता है वो होता है अब्यूज, मतलब गाली देना। तो यहाँ पे अब्यूज आना चाहिए था, चीयर्स नहीं, क्योंकि चीयर्स मतलब तो सेम है बट यहाँ पे बट आया है। तो इसका मतलब तो ये बन रहा है कि जब फुटबॉल टीम ग्राउंड में उतरी तो उनके लिए कुछ तालियां भी बजी और फिर कुछ तालियां भी सुनाई दी गई, तो ये गलत है। नहीं, अपलॉस का अपोजिट का अब्यूज। अब इसका मीनिंग बनेगा जब फुटबॉल टीम ग्राउंड में उतरी तो लोगों ने उनके लिए तालियां तो बजाई लेकिन कुछ निंदा भी हमको सुनाई दी गई। अब होता तो ऐसे ही, जो क्राउड होगी वो अगर आपको अच्छे लोग मिलेंगे आपकी प्रशंसा करने के लिए तो आपको फिर वो लोग भी मिलेंगे जो आपको डिस्करेज करें। तो यहाँ पे चीयर्स के बदले अब्यूज आना था, बिकॉज अपलॉस का अपोजिट होता है अब्यूज। इतना क्लियर हो गया। बस अब बताओ कौन से पार्ट में एरर है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल होता है, अगर आपको पता होगा बहुत सिंपल होता है, बिकॉज चीयर्स और अपलॉस दोनों सेम है लेकिन यहाँ पे बट आया है, इसका मतलब यहाँ पे अब्यूज आएगा। क्लियर है। अच्छा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टेम्पो थोड़ा और फास्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एडवर्ब। अब इन चारों में से एडवर्ब कौन सा है ये बताओ। अच्छा अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसे ध्यान में रखना। जब भी हम नाउन के पीछे ly लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। जब भी हम किसी एडजेक्टिव के पीछे ly लगाते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। हमको यहाँ पे एडवर्ब ही पूछा गया है। अब देखो कावर्डली, अगर मैं बात करूं कावर्ड की, कावर्ड मतलब क्या होता है बताओ भाई, क्या हो, जो डरपोक हो, कावर्ड हो। अच्छा कावर्ड नाउन है, अब अगर इसके पीछे ly लग गया है तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है। फिर हेल्थ, अगर मैं बात करूं हेल्थ की, हेल्थ भी एक नाउन है। हेल्थ क्या है, नाउन। इसके पीछे ly लग गया है, ly, तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है। अब लवली है, लव, लव नाउन होता है, इसके पीछे ly लग गया, क्या बन गया, एडजेक्टिव। नाउन के पीछे ly लगता है तो एडजेक्टिव बनता है, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। तो आप देखोगे ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। हमसे क्या पूछा है, एडवर्ब, तो आंसर क्या हो गया, फास्ट। अब इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए रखा है इस सैंपल पेपर पे। फास्ट क्या होता है, ध्यान से देखो। अगर मैं बोलूंगा आई वॉक स्लोली, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम स्लो का स्लोली कर सकते हैं, लेकिन याद रखना
फास्ट का कभी फास्टली नहीं कर सकते। आपने सुना होगा फास्टली, मैं ये नहीं बोल सकता आई वॉक फास्टली, आपने सुना होगा ये वर्ड, बट ये वर्ड गलत है, सबके सब गलत बोलते हैं। ये वर्ड ग्रामर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, फास्टली वर्ड होता ही नहीं है, फास्ट का फास्ट ही होता है। तो अगर मुझे बोलना होगा मैं क्या बोलूंगा, आई वॉक फास्ट, ये बोलूंगा। इसलिए जो फास्ट होता है वो एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, इसीलिए हमारा आंसर है ये एडजेक्टिव भी एडवर्ब भी है। कैसे? यहाँ पे जो फास्ट है, फास्ट किसको दिखा रहा है, वॉक को, वॉक क्या है, वर्ब, जो वर्ब को दिखाई क्या होता है, एडवर्ब। तो इसलिए जो फास्ट होता है वो एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, और फास्ट का कभी फास्टली नहीं हो सकता। ये बात याद रखना, आज से ये बात याद आएगी पक्का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा 15 क्वेश्चन क्या है, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, हमें इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। इसका मतलब जो ये स्पीच है ये डायरेक्ट वे में दी है, डायरेक्ट स्पीच है। अच्छा डायरेक्ट स्पीच की पहचान क्या होती है, इसमें ये इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको इन्वर्टेड कॉमा, ये है डायरेक्ट स्पीच की पहचान। अब इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। अब इस पे क्या होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने पढ़ा होगा, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड, एक तो ये रिमूव हो जाता है, ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब ये वर्ड किस पे है, इस पे हेलो वर्ड है, ओके, इस पे हेलो वर्ड है, इसका मतलब ये वर्ड नहीं होना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन तो गए, इनको तो हमने गेट आउट कर दिया। अब बढ़ते हैं ये दोनों, इन दोनों में से कौन सा है, सेकंड क्या कॉन्सेप्ट कहता है, वेयर आर यू गोइंग, ये किसमें है, प्रेजेंट में। हम क्या करते हैं, जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम टेंस को बैक शिफ्ट कर देते हैं। इसका मतलब अगर हमारा टेंस प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में होगा, सबको हम पास्ट में कर लेते हैं, सब टेंस को हम पास्ट में कर लेते हैं, बैक शिफ्ट कर लेते हैं। अब बताओ इन दोनों में से पास्ट में कौन सा है, आई एम गोइंग या वाज गोइंग, ये पास्ट में, इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। क्या बोला, पहला हमने क्या देखा, एक तो जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होगा वो रिमूव हो जाता है, इसलिए ये दोनों तो हट गए क्योंकि इनमें हेलो था, इनको रिमूव करना है। और सेकंड क्या बोला, जो टेंस होता है वो बैक शिफ्ट हो जाता है, पास्ट में हो जाता है। तो इन दोनों में से पास्ट में कौन से है, ये तो प्रेजेंट में, गलत, पास्ट में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए मैं तो बोलता हूं जो एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन होते हैं वो तो हलवा है, मतलब वो तो आपको मार्क्स देने के लिए हैं, उन पर तो गलती होनी नहीं चाहिए, वो तो 1 सेकंड में होनी चाहिए। अच्छा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिल इन द ब्लैंक्स। मैडम डैश द फर्स्ट प्राइज इन दिस कॉम्पिटिशन। अच्छा मैडम ने फर्स्ट प्राइज ले लिया है, जीत लिया है। अब देखते हैं इनका मतलब क्या है। आपको ये तो पता होगा, पास्ट डवे तो आपको पता होगा, इसका मतलब होता है मर जाना, जब कोई मर जाता है, पास्ट डवे है ना। वाइल अवे मतलब होता है जब हम टाइम स्पेंड करते हैं अच्छी चीजों में, प्लीजेंट टाइम में, ठीक है, जब हम अच्छी चीजों में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये भी आंसर ये होगा। सेट असाइड मतलब होता है रद्द करना, किसी चीज को हटा देना, रद्द करना। और बोर अवे मतलब होता है किसी चीज को ले जाना, टू टेक अवे समथिंग, किसी चीज को ले जाना। इस केस में मैम क्या ले गई है, फर्स्ट प्राइज ले गई है, तो बोर अवे हमारा राइट आंसर होगा। याद रखना, बोर अवे मतलब होता है ले जाना। मैम क्या ले गई है, फर्स्ट प्राइज। यार फर्स्ट प्राइज तो बच्चों को मिलना चाहिए, मैम को मिल रहा है, लगता है मैम टैलेंटेड है बड़ी। अच्छा ठीक है, अब ये है पैसेज, जो 17 से 20 लास्ट के जो 4 क्वेश्चंस हैं वो पैसेज के थ्रू हैं। अब जल्दी से पैसेज पढ़ लेते हैं। नहीं ये गलती तुम फिर से कर रहे हो, पैसेज नहीं करते। देखिए इसकी भी एक मेथड होता है, जब भी आप पैसेज पढ़ते हो तो पैसेज से पहले जो क्वेश्चन है वो देख लिया करो, ताकि तुम्हें ये पता हो कि हम पैसेज में ढूंढ क्या रहे हैं। आप पहले पैसेज पढ़ोगे, फिर जाके क्वेश्चन देखोगे, फिर जाके पैसेज पढ़ोगे, बहुत टाइम कंज्यूम होगा। इसीलिए हम सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ताकि आपको पता चले कि पैसेज में हमको ढूंढना क्या है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाई डू योर अचीवमेंट्स फेल टू कोरिलेट विद योर पोटेंशियल्स। अच्छा ठीक है, देख लिया। अच्छा, हाउ डज वन सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़े। पहला था अचीवमेंट, मतलब जो जितनी तुम पे काबिलियत होती है उस हिसाब से तुम्हें मिलता नहीं है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब 19 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज एवरी चांस इन योर लाइफ टीचर्स, मतलब लाइफ में जो भी चीजें आती है वो क्या सिखाने के लिए तुम्हें आती है। ओके, इसका आंसर तुम्हें बिना पैसेज दिए ही दे दूंगा। अब नंबर 20 है, व्हाट डज द ऑथर ट्राई टू कन्वे, ऑथर क्या कहना चाहता है इस पैसेज में। हाँ, अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तुम्हें पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा, तो चलिए पढ़ लेते हैं पैसेज। अच्छा, अब ये पैसेज देखो क्या लिखा है, ऑल ऑफ अस हैव इनॉर्मस कैपेबिलिटीज, इन मे ऑफ अस हाउएवर आवर अचीवमेंट्स फेल टू कोरिलेट विद आवर पोटेंशियल्स, मतलब हम सब में इनॉर्मस कैपेबिलिटीज होती है। इनॉर्मस मतलब होती है बहुत ही ज्यादा कैपेबिलिटीज होती है हम सब में। हाँ, इन मे ऑफ अस हाउएवर आवर अचीवमेंट्स फेल टू कोरिलेट विद आवर पोटेंशियल, मतलब होता है जितना भी हमें पोटेंशियल होता है उस हिसाब से हमें मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता, आप सभी को पता है। अगर आपकी काबिलियत 50,000 कमाने की है तो आप 30,000 ही कमा रहे होंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, बिकॉज हम पे सेल्फ डिसिप्लिन की कमी होती है। सेल्फ डिसिप्लिन की कमी होने के कारण जितना हमको मिलना चाहिए था उतना मिलता नहीं है, यही तो है लाइफ। अच्छा, द एफर्ट्स नीडेड टू चैनल आवर एनर्जी फॉर प्रोडक्टिव यूजेस,
टू मैक्सिमाइज अवर इफेक्टिवनेस यू मस्ट लर्न टू पुट योर नोज टू द ग्राइंडस्टोन। इसका मतलब है जितना आपको चाहिए, अगर जितनी काबिलियत आप पे है उतना आपको चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। पुट योर नोज टू द ग्राइंडस्टोन, ये एक इडियम एंड फ्रेज है। ये टू पुट योर नोज टू द ग्राइंडस्टोन, ये एक इडियम एंड फ्रेज है। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना। ग्राइंडस्टोन बोलते हैं वो पत्थर जिसपे आप चाकू को पैना करते हो, धार पैनी करते हो, चाकू हो चाहे तलवार, जिसकी भी चाहो धार पैनी करते हो। तो ये इडियम एंड फ्रेज है, इसका मतलब होता है बहुत हार्ड वर्क करना। अगर आपको जो चाहिए, अगर आप वो पाना चाहते हो, हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। वर्क अगेंस्ट बोर्डम, बोर्डम मतलब होता है आलसपन के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, यही है बोर्डम। बोरिंग मतलब बोरिंग लाइफ। अच्छा, एंड लर्न टू टेक द लॉन्ग हार्ड वे इन लाइफ रेदर देन द शॉर्ट इजी वे। इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा कठिन रास्ता चुनना चाहिए, ना कि कुछ शॉर्टकट मिल जाए, कोई ट्रिक मिल जाए कि आप जैसे सर्च मारते हो इंटरनेट पे कैसे एक ही दिन में बिलियनर बन जाए, है ना, ये पैसा कमाने की स्कीम। ठीक है, अब ये पैसेज तो मैं समझ पा गया। अब पहला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। व्हाई डू अवर अचीवमेंट्स फेल टू कोरिलेट विद अवर पोटेंशियल? मतलब जितना हम पे पोटेंशियल है उस हिसाब से हम अचीव क्यों नहीं कर पाते? क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटेलिजेंस। भैया ये तो कहीं पैसेज में दिया नहीं था। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिसिप्लिन, नहीं ये हो सकता है मे बी। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सटर्नल हेल्प, नहीं। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, हाँ सेल्फ डिसिप्लिन की बात कही गई है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कितने इजी है क्वेश्चन, मुझे तो ऐसा लगता है जो पैसेज होते हैं वो तो मार्क्स गेन के लिए आए रहते हैं। हाउ डज वन सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप? हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? टू बाय टेकिंग रिस्क, हाँ बिल्कुल सही हो सकता है। बाय ऑलवेज मीटिंग विद सक्सेस, नहीं ये तो गलत है। सक्सेस तो सिर्फ दिमाग खराब करती है, कुछ सिखाती नहीं है लाइफ में। बाय गेटिंग कॉशियस, कॉशियस मतलब संदेहपूर्वक नहीं, संदेहपूर्वक नहीं हो जाना, नहीं। बाय बीइंग गैरुलस, गैरुलस मतलब होता है टॉकेटिव, टॉकेटिव। अच्छा ये भी गलत है, तो आंसर क्या है? बाय टेकिंग रिस्क, बिल्कुल सही। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ अचीव करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिस्क टेकिंग की एबिलिटी आप पे होनी चाहिए, उसको डेवलप करो। गैरुलस मतलब होता है टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बोलने वाला हो। अब इसे अगर याद करना तो उसकी ऐसे याद कर सकते हो, जैसे आपकी फ्रेंड है गार्गी, बहुत ज्यादा बोलती है, तो गार्गी से गैरुलस ऐसे याद कर लो। ठीक है, अच्छा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज एवरी चांस इन योर लाइफ टीच अस? लाइफ में हर चीज हमें क्या सिखाती है? देख लेते हैं। इट हेल्प अस टू बिकम फिलोसॉफिकल, भाई नहीं। फिलोसफी वाले बन जाओ, नहीं। आइडियलिस्टिक बन जाओ, नहीं ये भी नहीं है। इट शो अस अवर लिमिटेशंस, ये हमारी लिमिटेशन दिखाती है, नहीं। इट हेल्प अस टू लर्न, बिल्कुल हाँ। तो इसका आंसर तो मैं बिना पैसेज दिए ही बोल दूंगा। देखिए लाइफ में जो भी चीजें आती है, जो भी कठिन परिस्थितियां आती है, वो हमें कुछ ना कुछ चीजें सिखाने के लिए आती है। इसीलिए हमेशा लाइफ में डिफिकल्टी को अच्छे से फेस करना चाहिए। अब लास्ट में बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई ये पैसेज तो इतना इजी था कि क्या बताऊं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर ट्राई टू कन्वे? ऑथर क्या कहना चाहता है, देख लेते हैं। वन हैज टू बी कंप्लेसेंट विद हिज प्रेजेंट सेल्फ। कंप्लेसेंट मतलब होता है वो निश्चिंत हो जाए, अपने जो प्रेजेंट में चल रहा है उससे निश्चिंत हो जाए, बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाए, ऐसा करना चाहिए। नहीं ये तो नहीं बोल रहा ऑथर, ये तो लेजीपन की निशानी है। वन हैज टू वर्क हार्ड एंड एटलीस्ट लर्न फ्रॉम फेलियर्स, बिल्कुल सही। क्या होना चाहिए? किसी को भी हार्ड वर्किंग होना चाहिए और अपनी फेलियर से सीखना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो सही है। चलो बाकी के जो दो बचे उनको भी पढ़ लेते हैं, वरना बुरा मान जाएंगे। वन हैज टू बिलीव इन लक, किसी को अपने किस्मत पे भरोसा करना चाहिए, कर्म पे नहीं। ये तो बिल्कुल गलत बात है, कर्म पे भरोसा करना चाहिए, किस्मत पे नहीं। किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है, सारी कभी भी पलट सकती है, ये सुना है आपने? ठीक है। वन ओनली इनबॉर्न जीनियस सक्सीड इन लाइफ, मतलब जो इनबॉर्न जीनियस होते हैं वही लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये था आपका पूरा सैंपल पेपर जो मैंने आपको करवाया। ये इसलिए करवाया ताकि आपकी इंग्लिश जो है उसका डर खत्म हो जाए, बिकॉज कोई भी चीज बहुत इजी है बट पहले डर खत्म होना चाहिए। और सेकंड चीज है, जितनी भी चीजें थी बहुत इजी थी, अगर आपको रूल्स पता हो। अब मेरी रूल्स की पूरी सीरीज आएगी तो आप उसमें देख लेना। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइफ में करता रहे मस्ती और थोड़ा आराम, पढ़ता रहे हमारे साथ, निकलेगा हर एग्जाम।